नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू अद्वैत अकेडमी द वे टू सक्सेस। जैसा कि हम लोगों ने हैदर अली के बारे में पढ़ लिया था, जिसने क्या मैसूर को एक स्वतंत्र राज्य बनाया। ठीक है, तो हम लोग आगे अपनी जर्नी शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, ये चारों युद्ध इम्पोर्टेंट हैं और इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछता है। ठीक है, और टीपू के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इसके बाद इसमें अभी इतनी जगह नहीं थी कि मैं अभी टीपू के बारे में इसमें बता सकूं। तो अगला वीडियो जो भी आएगा उसमें इसी से रिलेटेड, मैसूर से रिलेटेड टीपू के बारे में 8-10 पॉइंट हैं, उनसे कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जैसे उसने एक स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया, अपने आप को नागरिक टीपू कहता था, वो जैकोबिन क्लब का सदस्य बना। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे, और उसको बहुत कई भाषाओं का ज्ञान था। ठीक है, उसने हिंदू कैलेंडर की जगह अरबी कैलेंडर चलाया। तो ये सब चीज़ें 8-10 पॉइंट जो हैं टीपू के बारे में, वो अगले वीडियो में जो भी आएगा उसके पहले टीपू को बारे में आपको बता दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, मैंने बताया था कि युद्ध कब कब हुए। आंग्ल मैसूर युद्ध वो मैंने आपको पिछले वीडियो में डेट बता दी थी। जो लोग इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो जाके इसके पहले वाला वीडियो देखें। ठीक है, तभी उनको ये आंग्ल मैसूर युद्ध समझ में आएगा। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वो कृपया करके पहले वीडियो से, क्लास 1 से, लेक्चर 1 से आप आधुनिक भारत का इतिहास शुरू करें। 20 से मत शुरू करें, तभी आपको सिस्टमेटिक एक जर्नी समझ में आएगी कि कैसे अंग्रेज़ों ने भारत विजय करी और कैसे अंग्रेज़ों ने उपनिवेश बनाया। किसको? भारत को अपना उपनिवेश कैसे बनाया। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? चलो शुरू करते हैं। आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ? प्रथम आंग्ल मैसूर हुआ 1767 से 1769। पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, डेट, कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक हुआ। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1767 से 1769, ये याद हो गया। ठीक है, इस समय अंग्रेज गवर्नर, मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो बंगाल का गवर्नर था वो कौन था? वेरेलॉस्ट। कौन था? वेरेलॉस्ट। तो वो आपको याद रखना है, मैंने यहाँ पे नहीं दिया है क्योंकि यहाँ पे उतनी उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। तो अब ऐसा क्या कारण हो गया कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हो गया? किसी न कोई घटना होती है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। तो ऐसा क्या कारण था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध घटित हुआ? तो एक छोटा सा कारण मैंने यहाँ पे लिखा है, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कि हैदर अली की फ्रांसीसियों से मैत्री को एक कारण माना जाता है, कि हैदर अली और फ्रांसीसियों की मित्रता थी। तो ये एक कारण माना जाता है, इससे अंग्रेज खुश नहीं रहते थे, इसलिए इसको एक कारण माना जाता है। कि एक छोटा सा कारण है, और भी उस समय तात्कालिक कारण थे, मैंने बताया था कौन थे। हैदराबाद के निजाम, मराठे, अंग्रेज और कर्नाटक के नवाब, ये चारों लोग, ठीक है, इन 3 लोगों ने तो त्रिगुट बना लिया, मराठे, निजाम और अंग्रेज। ठीक है, और कर्नाटक के नवाब जो थे और निजाम थे, उनकी नज़र हैदराबाद पे थी, मतलब इधर मैसूर पे थी। तो वो अपना हित चाहते थे, अंग्रेज अपना हित चाहते थे मैसूर से, वो यहाँ पे कब्जा करना चाहते थे। तो सब मिल करके थोड़ा थोड़ा इसको लूटना चाहते थे। किसको? मैसूर को। जैसे निजाम के अपने हित थे, उनको गुंटूर वाला क्षेत्र चाहिए था। मराठों को क्या चाहिए था? चौथ चाहिए था। ठीक है, क्योंकि जो पेशवा थे उनको, जब वो उनकी माधवराव की मृत्यु हो गई थी पेशवा की, तो हैदर अली ने सारे क्षेत्र जो उसके उन्होंने जीते थे वो वापस जीत लिए, और भी बहुत सारे क्षेत्र जीत लिए थे, मैंने पिछले वीडियो में आपको लिखाया था। तो मराठों को वो चाहिए था, चौथ चाहिए था। तो मराठे, निजाम एवं अंग्रेज हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट में सम्मिलित हुए। मीन्स पहले किसने त्रिगुट बनाया? मराठों ने, निजाम ने एवं अंग्रेजों ने हैदर के विरुद्ध एक त्रिगुट बनाया, और सबके अपने अपने हित थे, सब अपना अपना चाहते थे। वो चौथ चाहते थे तो अंग्रेज़ों ने कहा हम तुम्हें इतना पैसा दे देंगे, और निजाम से कहा हम तुमको ये क्षेत्र दे देंगे। तो ऐसे कर करके सब लोग एक त्रिगुट में सम्मिलित हुए। लेकिन हैदर अली ने कूटनीति का सहारा लिया और मराठों और हैदराबाद के निजाम को युद्ध से क्या कर दिया? अलग कर दिया। अपनी तरफ तो नहीं मिलाया, लेकिन उनसे कहा कि हम 35 लाख रुपए उनको दे देंगे मराठों को। तो मराठे बोले ठीक है, वो अलग हो गए। निजाम को भी उनको दिया कि हम ये क्षेत्र दे देंगे आपको, 7 लाख रुपए दे देंगे, जो भी है।
वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपको याद करना, बस इतना समझो कि उसने कुछ न कुछ दे के मराठों और निज़ाम को, हैदराबाद के निज़ाम थे उनको क्या कर दिया, हटा दिया युद्ध से। ठीक है, जो किसकी तरफ थे, अंग्रेज़ों की तरफ थे। अगर वो शायद अंग्रेज़ों के साथ रहते तो प्रथम युद्ध का परिणाम कुछ अलग होता। हो सकता है जो हैदर जीता था वो ना जीतता, हो सकता है। तो उसने, हैदर ने कुछ समय बाद त्रिगुट को भंग करने में सफल रहा। मैंने बताया कैसे किया, त्रिगुट को भंग कर दिया, मतलब वही हैदर, मराठों और निज़ाम को अलग कर दिया। अब इसके बाद देखो फिर क्या हुआ, अंग्रेज़ों ने मैंगलोर पर, मंगलौर है वहाँ पर क्या किया, उसको कब्जे में लेने की कोशिश की, लेकिन हैदर अली ने क्या कर दिया, उसको पुनः अपने कब्जे में ले लिया। और मद्रास एक बस्ती थी अंग्रेज़ों की, मद्रास मैंने पढ़ाया है, तो मद्रास जो उनके बस्ती थी अंग्रेज़ों की, वहाँ पे हैदर अली प्रवेश कर गया और 5 किलोमीटर के अंदर तक क्षेत्र में उसने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। मीन्स एक तरीके से पूरे क्षेत्र में कब्जा कर लिया। तो अंग्रेज़ों के सामने और कुछ बचा नहीं। ठीक है, तो कौन थे उस समय, अंग्रेज़ों के थे कर्नल वुड और स्मिथ, जोसेफ स्मिथ और कर्नल वुड, ये 2 लोग थे। उन्होंने क्या किया, उनके सामने कोई रास्ता नहीं था। अंग्रेज़ों को अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। अंग्रेज़ों को लग रहा था अब तो हम हार ही जाएंगे, क्योंकि वो मद्रास पे पूरा घेरा डाल लिया, कब्जा कर लिया, 5 किलोमीटर अंदर तक प्रवेश कर गया। तो अंग्रेज़ों को मजबूरी में क्या करना पड़ा, संधि का प्रस्ताव देना पड़ा। अब मद्रास में घेरा डाला तो संधि कौन सी होगी, मद्रास की संधि। जहाँ पे जिस जगह पे उसने घेरा डाला तो संधि वही हो जाएगी उसी नाम से। तो अंग्रेज़ों ने अपनी हार को देखते हुए संधि का प्रस्ताव रखा। क्लियर। अब देखो संधि कौन सी होती है, मद्रास की संधि। मैंने ये पॉइंट रिपीट किया है क्योंकि ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि दक्कन में भारतीय शक्ति द्वारा किसी अंग्रेजी शक्ति को पहली बार पराजित करने में सफलता मिली। ठीक है, किसने पराजित किया, हैदर अली ने। तो ये मैंने रिपीट किया है पॉइंट क्योंकि इंपॉर्टेंट है। दक्कन में भारतीय शक्तियों में हैदर अली पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों को पराजित किया। ठीक है, ये पहला व्यक्ति था जिसने अंग्रेज़ों को पराजित किया दक्कन में। अब आते हैं मद्रास की संधि। मद्रास की संधि कब हुई, 1769। युद्ध कब समाप्त होता है, 1769 में। तो जब युद्ध समाप्त होगा उसी ईयर में संधि होगी, क्योंकि संधि होगी तभी युद्ध समाप्त होगा। तो मद्रास की संधि 1769 में किसके किसके बीच हुई, हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच हुई। तो उसकी संधि से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। मद्रास की संधि 1769 से हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ। अभी जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो सब यहाँ पे आ गए हैं, आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे सब लिख दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है, और जो मैं बोल रहा हूँ जो नहीं लिखा है वो भी आप लिख लीजिए। पहले आप क्या करेंगे, पूरा वीडियो एक बार देखेंगे, सुनेंगे, उसके बाद ये लिखेंगे, और हो सकेगा तो मैं इसका एक फ़ोटो खींच के आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा। ठीक है, तो अगर आपको नहीं दिखे या छोटा दिखे तो आप वहाँ से उसको जूम करके लिख सकते हैं, ये मैं आपके लिए कर दूँगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो संधि के अनुसार, संधि में क्या शर्तें थी, संधि में थी कि दोनों ने जो क्षेत्र जीते थे वो वापस कर दिए गए। ये एक तरीके की प्रतिरक्षात्मक संधि थी। प्रतिरक्षात्मक संधि का मतलब कि दोनों लोगों ने ये प्रॉमिस किया कि अगर दोनों अंग्रेज़ों के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो हैदर अली अंग्रेज़ों की मदद करेगा, और अगर हैदर अली के ऊपर कोई आक्रमण करेगा तो अंग्रेज़ हैदर अली की मदद करेंगे। तो ये एक तरीके से प्रतिरक्षात्मक संधि थी, ये होती है प्रतिरक्षात्मक संधि। ठीक है, और उन्होंने जो अपने क्षेत्र जीते थे वो वापस कर दिए, मीन्स अपनी पुरानी स्थिति में आ गए। तो संधि के अनुसार एक दूसरे के जीते हुए प्रदेशों को लौटा दिया गया, तथा यह प्रतिरक्षात्मक संधि थी क्योंकि अंग्रेज़ों ने हैदर को किसी दूसरी शक्ति द्वारा आक्रांत होने पर सहायता का वचन दिया। आक्रांत मतलब आक्रमण होने पर सहायता का वचन दिया। अब ये जो अगला युद्ध होता है यही संधि अगले युद्ध का कारण बन जाती है, समझ में। यही संधि मद्रास की संधि। होता क्या है, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है, 1780 से 1784। ये हुआ अभी लगभग 10 से 11 साल बाद ये युद्ध होता है, समझ में आया। कब से, 10 से 11 साल बाद। और यहाँ पे अभी आपको पता है कि गवर्नर जनरल कौन आ जाता है, वॉरेन हेस्टिंग, है ना। वॉरेन हेस्टिंग आ जाता है और 1785 तक रहता है। क्लियर है।
तो ये मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में बंगाल का गवर्नर कौन होता है? वारेन हेस्टिंग, और वो अब क्या हो जाता है? बंगाल का गवर्नर जनरल। रेगुलेटिंग एक्ट आ जाता है, ठीक है ना। तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद वो क्या होता है कि बंगाल का गवर्नर जनरल होता है, और जो मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं वो बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन आ जाते हैं। क्लियर? ओके, तो ये आपको समझ में आया। अभी देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण क्या था। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध का कारण ये था कि जब मराठों ने 1770 से 71, 1770 और 71 में हैदर पर आक्रमण किया, ठीक है, हैदर पर आक्रमण किया, तो 1769 की मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मदद नहीं की। किसकी मदद नहीं की? हैदर अली की। क्या हुआ कि 1770 और 71 में मराठों ने किस पे आक्रमण कर दिया? हैदर अली पे आक्रमण किया। लेकिन 1769 में मद्रास की संधि द्वारा जो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था, उसमें यह कहा गया था कि अंग्रेज किसी दूसरी शक्ति के आक्रमण जब होगा मैसूर पे तो अंग्रेज मदद करेंगे। अंग्रेजों ने मदद नहीं करी, बस यही रीजन हो गया कि मद्रास की संधि का उल्लंघन हो गया। किया तो मद्रास की संधि के अनुसार अंग्रेजों ने मदद नहीं की, ये मेन कारण बन गया उस समय, ठीक है। अब निजाम समझ गया कि ये संधि का कोई मतलब नहीं है, ये मान नहीं रहे हैं। कौन? अंग्रेज। मतलब कौन समझ गया? हैदर अली, ठीक है। अब देखो इस दूसरे युद्ध में क्या हुआ, निजाम एवं मराठों ने हैदर का साथ दिया। अभी आप बोलेंगे कि मराठों ने यहाँ आक्रमण किया 1770-71 में, लेकिन युद्ध कब हुआ? 1780 में। तब तक सिनेरियो बदला, सिनेरियो बदला तो मराठों एवं निजाम को हैदर ने अपनी तरफ मिला लिया, ठीक है। ओके, तो देखते हैं। तो पहले युद्ध में किसकी तरफ थे? पहले तो ये दोनों लोग अंग्रेजों की तरफ थे, लेकिन हैदर ने त्रिगुट को भंग कर दिया, मतलब ये दोनों फिर इनकी तरफ आ गए। दूसरे युद्ध में भी पहले द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये देखो यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी बड़ा है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक है, काफ़ी बड़ा है। ओके, अभी आप देखो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ। निजाम एवं मराठों ने हैदर का साथ दिया। पहले ये हैदर का साथ देते हैं। 1780 में हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। कहाँ पर आक्रमण कर दिया? अर्काट पर आक्रमण कर दिया। कर्नाटक में अर्काट एक जगह है, मैंने पढ़ाया है, आपने अगर पूरा सुना होगा मेरा। पुर्तगाली और डच अगर उनका रिवीजन कर रहे होंगे तो ये आपको जगह सब याद होंगी, कहाँ पे किसका शासन था, क्या था, ठीक है। आंग्ल कर्नाटक युद्ध भी मैंने पढ़ाया है, आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध उसमें था। तो ये सब आपको सुने हुए क्षेत्र हैं। कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की। किसने कर दी? हैदर ने कर्नाटक में अर्काट पर आक्रमण कर दिया। अर्काट कौन था? अंग्रेजों का मित्र था कर्नाटक। कर्नाटक कौन था? कर्नाटक के नवाब अंग्रेजों के मित्र थे। तो उसने अंग्रेजों पर आक्रमण ना करके कर्नाटक पे युद्ध कर दिया, ठीक है। क्योंकि कर्नाटक भी कहीं ना कहीं अंग्रेजों के अधीन ही था, क्योंकि जो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध हुए थे उसमें कर्नाटक किसके अधीन आ गया था? अंग्रेजों के अधीन आ गया था। तो द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की शुरुआत की उसने अंग्रेज कर्नल, ये नाम याद रखना यहाँ पे, कर्नल बेली। कौन है? अंग्रेज कर्नल बेली को बुरी तरह परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब आप ध्यान दे रहे हैं कि अंग्रेजों का जो आया कर्नल बेली, उसको हरा दिया अर्काट पे, बुरी तरह हरा दिया, बुरी तरह परास्त कर अर्काट पर अधिकार कर लिया। अब जब वारेन हेस्टिंग को पता चला बंगाल में कि ऐसी घटना हो गई, कर्नल बेली हार गया, तो वो क्या करेगा? अब वो किसी ताकतवर अपने सेनापति को भेजेगा। तो वो किसको भेजता है? सर आयरकूट को। तो तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग ने आयरकूट को हैदर अली से मुकाबले के लिए दक्षिण भेजा। अब उसने बंगाल से किसको भेजा? सर आयरकूट को। कहाँ पे? दक्षिण, मतलब यहाँ मैसूर। आयरकूट ने अपनी कूटनीति से निजाम एवं मराठों को त्रिगुट से अलग कर दिया। यह इंपॉर्टेंट है। आयरकूट ने अपनी कूटनीति से निजाम एवं मराठों को त्रिगुट से अलग कर दिया। मतलब निजाम एवं मराठों क्या कर दिया? अलग कर दिया। किससे? हैदर अली से। निजाम को और मराठों को हैदर अली से अलग कर दिया। अब हैदर अली अकेला पड़ गया, लेकिन हैदर अली बिल्कुल भी निरुत्साहित नहीं हुआ, ठीक है। बिल्कुल भी उसने अपने आप को कमज़ोर महसूस नहीं किया। उसने कहा ठीक है, ये अलग हो गए, हम युद्ध करेंगे
और बड़ी वीरता से वो युद्ध करता रहा। अब युद्ध होगा तो जब निजाम और मराठे अलग हो गए, अभी हैदर से पहले ये इसके साथ थे, अब अलग हो गए, तो अभी क्या होता है, अंग्रेज़ों के बीच, अंग्रेज का कौन था सेनापति, सर आयरकुट, और हैदर अली के बीच एक युद्ध होता है 1781 में, पोर्टो नोवा का युद्ध। इंपॉर्टेंट है, मैंने यहाँ पे रेड से लिख दिया है। 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध, किसका युद्ध होता है, 1781 में पोर्टो नोवा का युद्ध। ठीक है, तो 1781 में पोर्टो नोवा के युद्ध में हैदर अली सर आयरकुट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना से पराजित हुआ। हैदर अली हार गया, किससे, सर आयरकुट से। अंग्रेजी जो सेना का जो नेतृत्व कर रहे थे सर आयरकुट, उससे हार गया हैदर अली। और क्या किया, और वो घायल भी हो गया हैदर अली। ठीक है, और 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो गई। हार गया और मृत्यु हो गई। ठीक है, घायल हो गया, युद्ध करता रहा, युद्ध करते करते हैदर अली की मृत्यु हो गई 1782 में। अब उसका बेटा शासक बना टीपू सुल्तान। टीपू बना, सुल्तान की उपाधि तो उसने बाद में धारण करी थी। तो टीपू क्या बना, शासक बना हैदर अली, है वहाँ का, कहाँ का, मैसूर का। टीपू मैसूर का शासक बना। ठीक है, और युद्ध जारी रखता है। हैदर अली की मृत्यु होती है 1782 में, लेकिन युद्ध कब समाप्त होता है, 1784 में। लेकिन बाकी का जो समय है वो युद्ध कौन लड़ता है, टीपू सुल्तान लड़ता है। तो टीपू ने युद्ध को जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि, यूरोप में आपको पता है कि एक चीज़ यहाँ पे देखो, ये जब कर्नल बेली हार जाता है तो अंग्रेज़ों की बहुत बुरी कंडीशन होती है इस समय। ठीक है, ये जो अर्काट पर आक्रमण करता है, कर्नल बेली हार जाता है, और उसी समय क्या होता है कि वर्ल्ड सिनेरियो जो चल रहा होता है विश्व इतिहास में, अमेरिकी क्रांति चल रही होती है। क्या चल रही होती है, अमेरिकी क्रांति। और वहाँ पे सब जो उपनिवेश हैं अंग्रेज़ों के हाथ से निकल रहे होते हैं और अमेरिका स्वतंत्र हो रहा होता है। उसी एरिया में 1780-81 में अमेरिका, वहाँ पे 1778 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके 1781 तक वो स्वतंत्र हो जाते हैं। तो जो अंग्रेज़ों की जो साख थी वो अब 1781 में अपने निम्नतम स्तर पे थी, अपने सबसे निचले स्तर पर थी। ठीक है, ये अंग्रेज़ों की साख, और यहाँ पे भी वो हार गए थे। पता है ना, पहला एंग्लो मैसूर युद्ध भी हार गए, संधि हो गई। दूसरा यहाँ पे अर्काट पे ये हार गए कर्नल बेली, लेकिन सर आयरकुट आया और उसने क्या किया, मराठे और निजाम को अलग कर दिया। अगर मराठे और निजाम अलग नहीं होते तो भी ये दूसरा युद्ध का परिणाम कुछ दूसरा होता। समझ में है, यहाँ पे भी अंग्रेज बुरी तरह हार जाते। लेकिन हैदर अली की मृत्यु हो गई, टीपू ने युद्ध जारी रखा, लेकिन इसी समय यूरोप की संधि के कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए और टीपू ने अंग्रेज़ों से मैंगलोर की संधि कर ली। तो वहाँ पे एक यूरोप में युद्ध चल रहा था, उसमें संधि हो गई, क्या होती है, वर्साय की संधि हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो फ्रांसीसी थे वो युद्ध से अलग हो गए। ठीक है, क्योंकि वो अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच था, तो फ्रांसीसी, अंग्रेज और फ्रांसीसी दुश्मन थे, मैंने बताया था आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध कर्नाटक युद्ध में। तो वो अलग हो गए, तो फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच युद्ध खत्म हो गया। फ्रांसीसी किसका साथ दे रहे थे, मैसूर का, मतलब हैदर अली का, और फिर टीपू का साथ दे रहे थे, तो वो अलग हो गए। कारण फ्रांसीसी युद्ध से अलग हो गए तो मजबूरी में क्या हो गया, संधि कर ली। किसने, टीपू ने। टीपू ने अंग्रेजों से मैंगलोर की संधि कर ली। कौन सी संधि कर ली, मंगलौर की संधि कर ली, 1784 में मंगलौर की संधि कर ली। ठीक है, ओके। अब देखो, वारेन हेस्टिंग संधि की शर्तों से बिल्कुल भी खुश नहीं था। वारेन हेस्टिंग था ना, उसने सर आयरकुट को भेजा था। इस संधि में क्या हुई, इस संधि में उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन मैं ये बता देता हूँ कि ये संधि में कुछ नहीं था, सिर्फ जो अपने प्रदेश जीते थे दोनों लोगों ने वो फिर वापस कर दिए, स्टैंड स्टिल, और अपने बंदियों को रिहा कर दिया। यही होता है संधियों में, तो वही हो रहा था, अपने प्रदेश जो जीते वो वापस कर दिए। और टीपू भी खुश नहीं था इस संधि से, और वारेन हेस्टिंग भी खुश नहीं था। ठीक है, लेकिन ये टीपू की कहीं ना कहीं कूटनीतिक सफलता थी कि वो मराठों और निजाम की उसने हावी नहीं होने दिया अपने ऊपर, और अंग्रेज़ों से संधि कर ली। मतलब वहाँ पे मराठे और निजाम यहाँ पे सम्मिलित नहीं थे, उनसे संधि नहीं हुई। ठीक है, क्योंकि वो तो अलग हो गए थे। वो संधि किससे थी, सिर्फ अंग्रेज़ों से थी, और वारेन हेस्टिंग इस संधि से बिल्कुल भी खुश नहीं था। तो ये कहा जा सकता है कि जो मंगलौर की संधि थी, जो 1784 में ये मंगलौर की संधि होती है, ये एक तरीके से
युद्ध का एक विराम था, अल्प विराम था। ठीक है, वो क्या था? युद्ध का एक अल्प विराम था। उसके बाद युद्ध तो होना ही था, क्योंकि ना टीपू खुश था और ना वॉरेन हेस्टिंग खुश था। लेकिन उसके बाद वॉरेन हेस्टिंग तो चला जाता है, 1785 तक रहता है। उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में कौन आता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। कौन आता है? कॉर्नवालिस आता है और इस तृतीय एंग्लो मैसूर के युद्ध में रहता है। देखते हैं तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1790 से 1792। तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब से कब तक होता है? 1790 से 1792। कौन होता है बंगाल का गवर्नर जनरल? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सब पॉइंट आपको याद होने चाहिए। इस एंग्लो मैसूर युद्ध से क्वेश्चन जरूर पूछता है, एक क्वेश्चन तो आपको मिलेगा ही। या तो चारों युद्ध दे देगा, सुमेलित करेगा, बोलेगा आप सुमेलित करो कौन सा इसमें किस ईयर हुआ, या कौन सा किस समय गवर्नर जनरल था या गवर्नर था बंगाल का, वहाँ पे आपको ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से एक एक पॉइंट याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये पूछता है टीपू ने क्या किया? टीपू ने विदेश नीति मीन्स बाहर से उसने अपने सहायता के लिए भेजा दूत को। टीपू ने कुस्तुनतुनिया, टीपू के बारे में हम पढ़ेंगे, थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। 10 से 15 मिनट हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सिर्फ टीपू के बारे में होगा। उसकी नीतियाँ, उस समय वो कितना बेहतर सोचता था अपने राज्य के लिए कि कैसे उसको आधुनिक बनाया जाए। टीपू को पता चल गया था कि अंग्रेज़ों की जो सैन्य सफलता का रीजन है वो क्या है? नौसैनिक शक्ति। तो टीपू ने फ्रांसीसियों की मदद ली और अपनी नौसैनिक शक्ति का विस्तार करना शुरू कर दिया। ठीक है, तो वहाँ से पता चलता है कि कितना आधुनिक था। और वो अपनी सेना को, हैदर अली ने भी किया था। हैदर अली इलिटरेट था, लेकिन ये टीपू पढ़ा लिखा था। टीपू को अरबी, फारसी, 4 भाषाएं आती थी इसको। तो पढ़ेंगे टीपू के बारे में। अभी यहाँ हम एंग्लो मैसूर युद्ध पढ़ेंगे ताकि यहाँ पे थोड़ा डिस्ट्रैक्शन कम हो। ठीक है, देखते हैं टीपू ने क्या किया। यहाँ पे ये देखो लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा, ये तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध है। ठीक है, तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध कब हुआ? 1790 से 92। टीपू ने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की, है ना। कुस्तुनतुनिया बताया था, अभी का कौन सा क्षेत्र है? इस्तांबुल। शुरुआत में भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन तुर्की का है, टर्की जिसे बोलते हैं, टर्की का एक शहर है इस्तांबुल, वहाँ पे आपका क्या है? कुस्तुनतुनिया था। तो टीपू ने कुस्तुनतुनिया और फ्रांस में अपने दूत भेजकर उनसे सहायता प्राप्त करने की कोशिश की। जब ऐसा पता चला अंग्रेज़ों को, तो अंग्रेज़ों ने इसी को मुद्दा बनाया। इसी को क्या कर लिया? अंग्रेज़ों ने मुद्दा बनाया कि हमारे विरुद्ध क्या कर रहा है? फ्रांस से गुप्त समझौता कर रहा है। अंग्रेज़ों ने क्या आरोप लगाया कि जो टीपू है वो हमारे विरुद्ध फ्रांस से क्या कर रहा है? समझौता कर रहा है, गुप्त समझौता कर रहा है। ठीक है, षड्यंत्र रच रहा है। तो अभी युद्ध तो होना ही था। तो टीपू ने क्या किया? टीपू ने 1789 में त्रावणकोर, एक जगह है पता होगा आपको, त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। परिणामतः कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए, अब यहाँ पे देखो, पहले क्या होते थे अंग्रेज गवर्नर, क्या होते थे? भेजते थे किसी को गवर्नर जनरल। वॉरेन हेस्टिंग खुद नहीं आया, उसने किसको भेजा? वॉरेन हेस्टिंग ने भेजा आपको सर एयरकूट को। लेकिन यहाँ पे कॉर्नवालिस ने स्वयं मोर्चा संभाल लिया। तो टीपू ने 1789 में त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। परिणामतः कॉर्नवालिस स्वयं युद्ध में आ गया, उतर गया। कॉर्नवालिस ने 1790 में सेना का नेतृत्व करते हुए वेल्लूर और बेंगलोर पर अधिकार कर श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। ठीक है, किस पे आक्रमण कर दिया? रंगपट्टनम पर आक्रमण कर दिया। ओके, ठीक है। तो कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना। अब यहाँ पे देखो, मराठे और निजाम किसकी तरफ थे? अंग्रेजों की तरफ थे। इसमें भी यहाँ पे पहले किसकी तरफ थे? हैदर की तरफ। फिर आयरकूट ने उनको अलग कर दिया, त्रिकुट को भंग कर दिया। फिर उसके बाद तृतीय एंग्लो मैसूर युद्ध में भी मराठे और निजाम किसकी तरफ थे? अंग्रेजों की तरफ थे। तो कहीं ना कहीं अंग्रेज भारी थे। अंग्रेजों की सेना खुद थी और उसके बाद मराठों और निजाम की सेना, उनके अपने हित थे मराठों और हैदराबाद के निजाम के, तो वो इनके साथ थे। तो कॉर्नवालिस, मराठा और निजाम की सेना ने
टीपू को श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग में घेर लिया। इसने आक्रमण कर दिया और वहाँ पे उन्होंने क्या कर लिया, घेर लिया। अंततः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। अब श्रीरंगपट्टनम की संधि एक तरीके से अंग्रेज़ों के सामने घुटने टेकने थे। मतलब अभी आप देखेंगे संधि की शर्तें इसमें हैं कई सारी, लगभग सब कुछ खत्म हो जाता है, ज़्यादा कुछ बचता नहीं है। अतः टीपू ने श्रीरंगपट्टनम की संधि कर ली। 1792 में हुई। कब हुई? 1792 में श्रीरंगपट्टनम की ये संधि, ये देखो अंडरलाइन कर देते हैं। श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई 1792 में, संधि कर ली। ठीक है, संधि की शर्तें क्या थी देखो, टीपू को अपने राज्य का लगभग आधा हिस्सा अंग्रेजों को एवं उनके सहयोगियों को देना पड़ा। टीपू ने किसको दिया? अंग्रेजों को। और उनके सहयोगी कौन थे? मराठे और निजाम। उनको क्या दे दिया? लगभग आधा हिस्सा राज्य का देना पड़ा। तो ये बड़ी बात थी, आधा राज्य देना पड़ा युद्ध के हार जाने के रूप में। अब अंग्रेज तो युद्ध का हार जाना मांगते हैं, अगर वो जीत जाते हैं तो। पहले युद्ध में कौन जीता? हैदर अली। तो युद्ध का हार जाना हैदर अली ने नहीं मांगा, अंग्रेजों ने भी नहीं मांगा, क्योंकि ये संधि किसके अनुसार थी? हैदर अली। लेकिन अगर कहीं अंग्रेज जीत जाते प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, तो अंग्रेज हार जाना जरूर मांगते। तो यहाँ पे अंग्रेजों ने क्या मांगा? हार जाना मांगा। कितना? 3 करोड़ रुपए। अंग्रेजों ने 3 करोड़ रुपए हार जाने के रूप में मांगा। और जब तक टीपू ने हार जाना नहीं दिया, तब तक कॉर्नवालिस के पास टीपू के दोनों बच्चे बंदी बनकर रहे या बंधक बना के रख लिए। मतलब एक तरीके से क्या हुआ कि आपके दोनों बच्चे, कॉर्नवालिस ने बोला मेरे पास रहेंगे, जब तक आप 3 करोड़ रुपए हमें दे नहीं देते हर जाने के रूप में, तब तक ये हमारे पास रहेंगे। तो एक दयनीय स्थिति थी। तो वही हुआ, युद्ध के हर जाने के रूप में 3 करोड़ रुपए भी अंग्रेजों को देने थे। हरजाना न देने तक टीपू के 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक बनाकर रखना पड़ा। ठीक है, और ये हो गया, आधा राज्य चला गया, 3 करोड़ रुपए देने पड़े, लगभग हो गया। इसी में सब समझ में आ गया कि अभी टीपू के पास अभी क्षमता नहीं रह गई। अभी तो ये चतुर्थांग मैसूर युद्ध एक पूरी तरीके से जिसे बोलते हैं ना समाप्त होना, वो है और कुछ नहीं। ठीक है, वैसे लगभग तो समाप्त तो सब तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में ही हो गया था। तो ठीक है, चलो देखते हैं चतुर्थांग मैसूर युद्ध। चतुर्थांग मैसूर युद्ध कब हुआ? 1799 में हुआ और 1799 में ही ख़त्म हो गया। 4 मई 1799 को समाप्त हो गया। देखते हैं चतुर्थांग मैसूर युद्ध। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा। अभी कौन आ गया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली कौन आ गया था? लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली घोर साम्राज्यवादी था। क्या था? घोर साम्राज्यवादी था। मतलब वो अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, अंग्रेजी साम्राज्य का। और किस तरीके से? या तो सहायक संधि करो या तो युद्ध करो। मीन्स लगभग वही नीति जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने अपनाई जब देसी रियासतों का विलय किया। ठीक है, वही सहायक संधि का उसने सहारा लिया। क्या? 2 युद्ध, या तो युद्ध करो हमसे। पहले क्या करता था वेलेजली? सहायक संधि का प्रस्ताव भेजता था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, आप हमसे ले लो सहायता, हम आपकी रक्षा करेंगे। अरे कोई मांगे तब उसको दो, नहीं पहले ही बोलते हैं कि हम आपकी रक्षा करेंगे। तो एक तरीके से वो अंग्रेज रक्षा करेंगे। तो राजाओं को क्या लगता था कि हमें अंग्रेजों के आक्रमण से तो भय नहीं होगा और बाह्य आक्रमण से भी अंग्रेज हमारी रक्षा करेंगे। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा, उन्हीं के खर्चे पे, जो उनकी सहायक संधि स्वीकार करता था अंग्रेज़ों की, उन्हीं के खर्चे पे अपनी सेना रखते थे। इसके बहुत सारे कारण थे कि वो अपनी सेना का विस्तार भी करते थे, सेना का खर्चा भी निकलता था। और उनको डर था कि अगर बाहर से कोई आक्रमण करेगा, ठीक है, नेपोलियन वगैरह जैसे डर था, अगर वो आक्रमण करेगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारी सेना बहुत बड़ी रहेगी तो हम उनका मुकाबला कर पाएंगे। तो यही था। तो सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा और सहायक संधि का जो प्रस्ताव नहीं मांगता था तो बोलता था क्या, चलो युद्ध करो। तो लॉर्ड वेलेजली क्या करता था? सहायक संधि प्रणाली, लॉर्ड वेलेजली ने बहुत इसका प्रसार किया, अंग्रेज़ों का साम्राज्यवादी प्रसार किया। और वो सहायक संधि प्रणाली का प्रस्ताव भेजता था। अगर जो नवाब या राजा स्वीकार नहीं करता था तो उसके खिलाफ क्या करता था? युद्ध करता था। तो वही यहाँ पे भी हुआ मैसूर के साथ। लॉर्ड वेलेजली ने टीपू के पास सहायक संधि का प्रस्ताव भेजा, टीपू ने इसे अस्वीकार कर दिया। परिणामतः क्या होगा? युद्ध हो जाएगा। इस युद्ध के समय टीपू ने अंग्रेजों से मुकाबले हेतु
अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए, अब देखो टीपू उस समय 1799 में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए क्या किया, नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग लेने के लिए नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया, समझ रहे हैं आप। तो नेपोलियन से भी पत्र व्यवहार किया और क्या हुआ, 4 मई 1799 को टीपू अंग्रेजों की संयुक्त सेना से बहादुरी के साथ लड़ते हुए युद्ध में मारा गया। 4 मई 1799 को टीपू क्या हुआ, युद्ध में लड़ते हुए मारा गया। ठीक है, अभी हो गया। तो अंग्रेज क्या करते हैं, श्रीरंगपट्टनम जो मैसूर की राजधानी थी उस पर अधिकार करते हैं। और मैंने बताया था जब मैसूर शुरू किया था, पहला जो पॉइंट था वो क्या था, वडियार वंश का शासन था। वहाँ पे किसका था, वडियार वंश का शासन था। इमादि कृष्णराज चिक्का राजा मैंने बताया था। अब यहाँ पे ये क्या करेंगे, उन्हीं के वंशज वडियार वंश को पुनः सौंप देंगे मैसूर को, क्योंकि उनकी नीति क्या थी, वही कि नाम मात्र का एक किसी को राजा बना देना। तो किसको बना देंगे, कृष्णराज द्वितीय को, 2 वर्ष का एक अल्पवयस्क राजा बना देंगे। कितने वर्ष का, 2 वर्ष का है, तो उसको नाम मात्र का एक राजा घोषित कर दिया। किसका, वडियार वंश का, वही कृष्णराज द्वितीय। तो देखो अंग्रेजों ने मैसूर पर नियंत्रण स्थापित कर पुराने वडियार वंश के अल्पायु शासक कृष्णराज द्वितीय को सत्ता सौंपकर उससे सहायक संधि कर ली। उसको राजा बनाया और उसी से क्या कर ली, सहायक संधि कर ली। समझ में आया। तो ये हमारा होता है किस तरीके से आंग्ल मैसूर युद्ध। 4 आंग्ल मैसूर युद्ध होते हैं, चारों चरण में अलग अलग घटनाएं होती हैं, संधियां होती हैं, कौन कौन सा गवर्नर जनरल रहता है, क्या क्या संधियां होती हैं और किस तरीके से ये समाप्त हो जाता है। ये आपको याद करना है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर आपको ये ना दिख रहा हो, छोटा हो, तो मैं इसका फ़ोटो खींच के टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा। हमारा टेलीग्राम चैनल है अद्वैत IAS एकेडमी। ठीक है, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप उस पर क्लिक करेंगे तो आप वो चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। उस पर ये भेज देंगे तो आप लिख सकते हैं देख के। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला वीडियो जो आएगा उसमें टीपू है और आगे जो भी टॉपिक है हम उस पर इंटर कर जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।